एक गजब इंटरेस्टिंग घटना हो रही है साहब। क्या घटना हो रही है? रेड सी के अंदर एक ऐसा ऑयल टैंक है जो कि कभी भी फट सकता है। खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर इतनी इंटरेस्टिंग है कि एनवायरमेंट वालों के लिए तो यह चिंता का सबब बना हुआ है, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस टैंक की कहानी ऐसी क्यों बनी। क्या बताने जा रहा हूं। रेड सी के अंदर एक तैरता हुआ शिप है। आप कहेंगे वाह क्या बात है, शिप तो तैरता ही है ना सर जी। मैंने कहा हाँ यार, तुम्हें बताना ही भूल गया। रेड सी में एक तैरता हुआ शिप है। बोले आगे? वो 2015 से अनाथ रूप से तैर रहा है। बोले हाँ, अब कुछ कंटेंट मिला। अनाथ रूप से तैर रहा है मतलब कोई धनी धोरी नहीं है उसका, कोई मालिक वालिक नहीं है, बस वो तैर रहा है। बोले आगे? वो कभी भी फट सकता है। बोले हाँ, अब थोड़ा और मजा आ रहा है। हाँ बताओ बताओ फिर। इससे यूएन इतना चिंतित हो चुका है कि यूएन का कहना है कि यदि ये फट गया या फिर ये जहाज पानी में डूब गया, इसमें से तेल लीक हो गया, तो लगभग पानी ही पानी में $20 बिलियन का खर्च आएगा। लगभग 4 सालों तक रेड सी के अंदर यमन का जो बॉर्डर है, सऊदी का जो बॉर्डर है, जिबूटी का जो बॉर्डर है, ये पूरी तरह पॉल्यूटेड हो जाएगा। 4 सालों तक यमन में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा अगर यह जहाज पानी के अंदर फैल गया। अब आपके दिमाग में फिर सवाल बनेगा, कहां से आया था सर ये, और 2015 से तेल लेकर तैर रहा है। सर ऐसा नहीं करें अपन। मैंने कहा बताओ कि इसी पर अपन जाकर के एंगल डालें, खींचकर अपने साथ ले आए। मैं बहुत बढ़िया आइडिया है। मैंने कहा ये तो खुद लेकिन यमन वालों ने जानबूझकर पानी में डाला था। बोले जहाज तो पानी में रहता ही है ना सर। डाला था क्या कर रहे हो? अरे हमने कहा यार उस जहाज को चलने के लिए नहीं डाला था, स्टोरेज बना दिया था। बोले स्टोरेज का मतलब? मैंने कहा एक बात बताओ, आप गाड़ी में यात्रा करते हो? बोले हाँ ठीक है, लेकिन आपने बहुत सारे रोड साइड ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो गाड़ी में ही अपना घर बनाकर रहते हैं, जो घुमंतु भारतीय हैं, कई नोमैड्स भी हैं, और कई घूमने वाले जो लोग हैं वो गाड़ी में ही अपना घर बना लिए, उनको जमीन खरीदने की जरूरत नहीं लगी। ऐसे ही यमन ने क्या किया, 2015 से पहले इस जहाज में तेल भर के स्टोरेज के रूप में समुद्र में खड़ा कर दिया, और लगभग इसके अंदर 1.2 मिलियन, 1 मिलियन तेल, 1 मिलियन क्या होता है इसको नापने की यूनिट क्या होती है? बैरल। 1 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो इसके अंदर भरकर रख दी, और तब से भाई साहब ये टका हुआ है, जहाज पानी में तैर रहा है। अब 2015 से कोई इसका धनी धोरी यानी कोई मालिक नहीं आया जो इस जहाज को अपने साथ ले जाए। अब ऐसी स्थिति में ये रखा रखा पानी में ही जीर्ण शीर्ण होने लग रहा है। चिंता अब यह आ गई कि अगर ये फट गया तो क्या होगा। आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो जहाज है जो पानी में खड़ा हुआ है, ये जहाज है बहुत पुराना। 2015 से तो स्टैंड बाई मोड पर खड़ा है। पुराना 1976 का बना हुआ है, जापानी कंपनी के द्वारा बनाया गया था, और तब से यह जहाज काम में तो लिया जा रहा था, लेकिन बाद में इसको स्टैंड स्टिल कर दिया गया। तो अब आ जाइए इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यमन का अबंडेंट 1976 मॉडल सुपर टैंकर कैरिंग गैलन्स ऑफ ऑयल लाइकली टू सिंक और एक्सप्लोड एट एनी टाइम, ऐसा यूएन ने कहा है। ऑयल टैंकर ऑफ यमनी कोस्ट विल सिंक और एक्सप्लोड एट एनी मोमेंट, ऐसा यूएन ने कहा है। किसी भी समय टूट सकता है, फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक बालक ने लिखना शुरू कर दिया, सर इससे अच्छा तो यह है उसमें से तेल निकाल करके फिर उसे छोड़ दिया जाए, बेहतर रहेगा। हमने कहा बहुत अच्छा सोच रहे हो। तेल निकालकर उसमें से अगर छोड़ दिया जाए तो तेल निकालने जाए तो सही, कोई जाने ही नहीं तैयार हो रहा है। बोले क्यों? हमने कहा वो किसी की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? यमन वालों की प्रॉपर्टी है। यमन वाले क्यों नहीं निकाल लेते? अरे हमने तो कहा ना, वहां पर हूती और हदिये आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर यमन में अपना सिविल वॉर चल रहा है। सर ये यमन है कहां, लाल सागर है कहां? अरे हमने कहा बताते हैं, सारी बातें बताते हैं, चलो आओ दोबारा से आओ। थोड़ी देर पहले आपको इजिप्ट के बारे में बताया था, अगर याद हो तो रिलेट करना उसी के साथ। आइए इधर चलते हैं। प्यारा भारत, इसके पश्चिम में चले अरब सागर, अरब सागर से थोड़ा आगे की तरफ चले, यहां पर दिखाई दिया, ये रहा गल्फ ऑफ आदेन।
गल्फ ऑफ आदेन से आगे एक स्ट्रेट दिखाई देती है, स्ट्रेट का नाम है बाबे मंडल स्ट्रेट। बाबे मंडल स्ट्रेट से आगे यहां पर आपको समुद्र दिखाई पड़ता है, इसका नाम है लाल सागर। लाल सागर से आगे ये आपको इजिप्ट है और यहीं पर दिखाई पड़ता है स्वेज कैनाल। क्या दिखाई पड़ता है? स्वेज कैनाल, जो कि जोड़ता है मेडिटेरेनियन सी से। ये जो मैं आपको बार बार मैपिंग की चीजें दिखा रहा हूं, अगर आपका मन बहुत तेज करता है कि काश मुझे मैपिंग आ जाए, तो फिर मैं कह रहा हूं, लिंक कमेंट बॉक्स में अपनी पाठशाला का दिया है हमने, आप वहां से जाकर अपना पेड कोर्स बुक कर लीजिए। 1 अप्रैल से मैपिंग ही शुरू हो रही है, जिसमें आपको ये सारी लोकेशन फैक्टर दिमाग में बस जाएंगी मात्र 1 महीने के भीतर भीतर। यहां से आप स्वेज कैनाल के अंदर एंट्री कर गए लाल सागर, और यहां से एंट्री कर गए बाबे मंडल, गल्फ ऑफ आदेन, यहां से आप आ गए इधर। ठीक है, कहना क्या चाहते हो? हमने कहा ये जो छोटू सा देश आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसका नाम है यमन। गल्फ ऑफ आदेन के साथ जिसका बॉर्डर टच हो रहा है, दैट इज यमन। अब इस यमन में चल रहा है संकट। ऊपर की तरफ है सऊदी अरब, ये रहा सऊदी अरब। अच्छा, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, आइए इधर देखते हैं। ये लाल सागर दिखाई दे रहा है, ये रहा यमन जिसकी राजधानी है सना। इसका एक पोर्ट है जिसका नाम है होडाइडो पोर्ट। होडाइडो पोर्ट के पास ये टैंकर खड़ा हुआ है। ये टैंकर 2015 से बिल्कुल अनाथ खड़ा हुआ है, यहां पर खड़ा हुआ है ये टैंकर। ठीक है, इसी के जस्ट बगल में ये वाली जो जगह है ना, दैट इज स्ट्रेट ऑफ बाबे मंडल। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से अदन से होते हुए आप इधर से होकर के लाल सागर में घुसते हैं। अगर ये लीक मार गया तो इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र का तो सीमा क्षेत्र बर्बाद हो ही गया। जिबूती, इरिट्रिया और यहां से आने जाने वाले लोगों के लिए सारे समुद्र में ऑयल ही ऑयल दिखेगा, सबका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इस जहाज का नाम है FSO सेफर। FSO सेफर असल में एक तरह से इसको सेफ हाउस के रूप में जनरेट किया हुआ है। ठीक है, और देख लो, ये रहा बाबे मंडल, ये रहा लाल सागर, ये रहा मेडिटेरेनियन सी, और ये रही स्वेज कैनाल जो इसे जोड़ती है। लोकेशन समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर टैंकर फटा तो क्या स्थिति होगी, अब वो भी देख लो। होदाइदो पोर्ट के पास में यहीं कहीं खड़ा हुआ है ये। अगर ऑयल का स्पिल होता है, यूएन ने सबको चेतावनी दी है कि तेल कभी भी फैल सकता है। ऐसी स्थिति में आप तेल के फैलने से अगले 10 दिन के भीतर भीतर तेल जो है वो गल्फ ऑफ आदेन में पहुंच जाएगा, ऐसा यूएन का मानना है। टैंकर से तेल का रिसाव हुआ और आकर के नीचे की तरफ फैलना शुरू हो गया। पैसों की, भाई साहब यहां तेल के लिए पैसे की दिक्कत हो रही है और आप मुझे पास तो पर थैंक्स भेज रहे हैं, धन वर्षा हो रही है, धन्यवाद। अब आप इधर की तरफ देख रहे हैं, ये जो इस तरफ से तेल फैलता हुआ नीचे आ रहा है, ये देखिए, ये गल्फ ऑफ आदेन के अंदर जो तेल फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भविष्य की संभावनाएं हैं जिनसे लोगों को डराया जा रहा है। सर स्थिति ऐसी विकट क्यों है, कोई संभाल क्यों नहीं लेता? क्योंकि आप इसको जो वायलेट कलर में क्षेत्र देख रहे हो ना, ये क्षेत्र असल में हूतियों के कंट्रोल में है, जो कि वो समूह है जो एक तरह से शिया मुस्लिमों से प्रेरित है। यमन के अंदर जो ईरान है उसके द्वारा ये समर्थित संगठन है। यहां पर इस हदाइदो के पास में शियाओं का कंट्रोल है या हूतियों का कंट्रोल है, और उनका जो वर्ग संघर्ष चल रहा है वो चल रहा है हदियों के साथ में, जो कि सऊदी से समर्थित संगठन है। और हूती और हदी का जो संघर्ष है यमन के अंदर, उसके चलते इसको पूरी तरह अबंडन पानी में ही छोड़ रखा है, कोई इसका टेक केयर नहीं कर रहा है। आप विचार करिए, ये FSO सेफर यहां है। अब मैं आपको एक इमेज के माध्यम से दिखाता हूं। 2015 में यहां पर गृह युद्ध की स्थिति बनी थी, तब से यह जहाज पानी में ऐसे खड़ा हुआ है। अब आप इसे देख लीजिए, इसके अंदर पूरा की पूरा मिलियंस ऑफ, देखिए मेट्रिक टन, इतना मेट्रिक टन इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, ऐसा इसमें माना जा रहा है। माना जा रहा है अगर यहां पर लीकेजेस हो गए, क्योंकि यह बहुत पुराना हो चुका है, 1976 का जहाज है, अगर इसमें लीकेजेस हो गए तो मामला बिगड़ जाएगा। फिलहाल यहां पर सी वेसल्स पहुंच करके इसकी चर्चाएं चेक कर रहे हैं कि क्या इसके मतलब ये जानकारी यूएन को कैसे पता चली कि कभी भी फट सकता है। तो असल में इसका पूरा
इंस्पेक्शन किया गया, मशीनरी जांची गई कि भाई इसका होगा क्या। तो ऐसी स्थिति में जब पूरी इंस्पेक्शन की गई, सारी चीजें पता चली, तो पता चला कि इंजन जहां है वहां पर पानी भरना समुद्र का शुरू हो चुका है। जब समुद्र का पानी भरना शुरू हो चुका है तो वो किसी भी समय ब्लास्ट कर सकता है, वो किसी भी समय समुद्र के अंदर जमींदोज हो सकता है। अब क्या करें? दुनिया को इससे क्या नुकसान? अगर फटे तो फट जाए। नुकसान यह है कि यदि यह फटता है तो पानी के ऊपर तेल फैल जाएगा, और पानी के ऊपर तेल फैल जाएगा तो ऐसी स्थिति में तेल फैलने पर आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर यहां पर तेल फैल गया तो तेल फैलने पर इस पूरे क्षेत्र के अंदर ऑयल के साथ साथ नीचे रहने वाले जितने भी समुद्री जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तेल समुद्र की सतह पर फैलेगा तो समुद्र में ऊपर से आने वाली सोलर रेडिएशंस नीचे नहीं जा पाएंगी, इसलिए समुद्र की गहराई में रहने वाली जो मछलियां हैं उनके लिए जीवन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। मराइन इकोलॉजी खराब हो जाएगी, समुद्री सरफेस पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। पॉल्यूशन इतना बढ़ेगा कि उसको समेटने के लिए $20 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है जो आप में से कई लोगों ने कहा, क्या अरे सर इस टैंकर को दूसरे टैंकर में भर करके क्यों नहीं ले जाते? बिल्कुल ले जाएं, लेकिन पैसा दे कौन? किसी दूसरे देश के तेल को कब्जे में आप ले नहीं सकते। दूसरा टैंकर ले जाकर उसमें माल भर के लाने के लिए टैंकर लेकर कौन जाए? ऐसी स्थिति में टैंकर के लिए पैसा जुटाने के लिए कहा गया यूएन के द्वारा, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा कहा गया कि यदि वाकई में दुनिया चाहती है कि इसका मामला सॉर्ट हो तो हमें $125 मिलियन का खर्चा लगेगा इसके तेल को किसी और जहाज में शिफ्ट करके ले जाने में। दुनिया ने कहा ठीक है, आप यहां से इसे हटाइए, अदरवाइज बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ क्रिएट हो जाएगा। यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने $125 मिलियन, बिलियन नहीं है, मिलियन डॉलर का खर्च बताया। बोले चलो अब पैसा तो दो। यूएन ने कहा बिना पैसे के मैं जहाज कहां से लाऊं? बोले पैसा ले लो। दुनिया अब इनको फंड देना शुरू कर रही है। अब तक यूएन के पास में $75 मिलियन पहुंच चुका है। किस बात के लिए? उस जहाज को परचेज करने के लिए। कौन से? इसको नहीं, जो इसका माल अपने अंदर भरकर ले जाएगा। वो माल तैयार हो, वो जहाज तैयार हो रहा है, यूएन उस जहाज को तैयार करवा रहा है। वो जहाज आएगा, यहां से सारा तेल लेकर जाएगा। उस जहाज को आने में अभी मई तक का महीना लग जाएगा। यूएन को टेंशन यह है कि वो जहाज आने से पहले अगर ये फट गया तो क्या होगा। स्थितियां इसलिए आज सुर्खी में है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहां एक $144 मिलियन का कहीं लिखा हुआ है, कहीं $125 मिलियन लिखा हुआ है। इसको खर्चा जो है वो $144 मिलियन जो लिखा हुआ है वो आएगा। वेसल टू रिमूव ऑयल फ्रॉम स्ट्रिक्टर यमन टैंकर कुड अराइव बाय मे। ये यूएन की 9 मार्च 2023 की खबर है, जिसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम साइंड एंड एग्रीमेंट विद यूरोनाव करके एक कंपनी है, उसके साथ में इन्होंने एग्रीमेंट शेयर साझा किया था, जो कि इस वेरी लार्ज क्रूड कैरियर को यानी VLCC प्रकार का जो ये जहाज है इसके तेल को ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। और कहा जा रहा है कि ये मई के शुरुआत में आकर के पहुंच जाएगा, और अगर आ गया तो ये पूरी तरह से इसको बचा ले जाएगा। अदरवाइज $20 बिलियन का खर्चा आ जाएगा अगर इसको सही समय पर नहीं निकाला गया। देखो भैया, इस प्रकार से ऑयल फैलने की स्थिति बन जाएगी, फिर इसको हटाने का आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। बड़ी बड़ी दिक्कतें यहां पर हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। तो अब ये समस्या क्या है, कहां से आई? जो बातें मैंने बोली वो बातें यहां पर लिख दी हैं। 30 साल तक तेल समुद्र में रह जाएगा अगर फैला रह गया। इसका नाम FSO सेफर है, जिसकी वजह से इतनी सारी स्पीसीज को दिक्कत आएंगी। ये सेफर नामक जो जहाज है 1976 के अंदर हिटाची जैसोन नामक कंपनी ने बनाया था। 362 मीटर लंबा है। 1988 में यमन की एक कंपनी ने इसे अपने एक स्टोरेज के रूप में, यानी इसके अंदर सामान भरने के लिए इसे गोडाउन के रूप में पानी में रख दिया और इसके अंदर तेल रखना शुरू किया। लेकिन 2015 में आते आते, 1988 से इसका उपयोग हो रहा था, 2015 के आते आते सऊदी समर्थित जो हदी हैं उनमें और हुतियों में लड़ाई होने लगी, जिसके चलते यहां सिविल वॉर का संकट उत्पन्न हुआ। इसके बाद 2015 से इस जहाज का कोई रखरखाव नहीं हुआ। तब से यह जो है
है SFO सेफर तब से पानी में खड़ा हुआ है। अगर यदि कोई स्थिति बिगड़ती है तो यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कुछ पिक्चर्स इस तरह की आना शुरू हो गई हैं, तेल रिसाव की घटनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना यही है कि ऐसी स्थिति ना हो, अदरवाइज पर्यावरण में बहुत बड़ी चिंता क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यूएन ने अपने द्वारा 9 मार्च को यह जानकारी दे दी थी कि मैं एक बहुत बड़ा जहाज खरीद रहा हूं जो कि मई तक आकर तैयार हो जाएगा। यूरोनाव नामक कंपनी के साथ टारगेट साइन किया गया है जिससे इसको बचाया जा सकेगा। ठीक है साहब, चलिए हमने इसके बारे में तकनीक बताई है, ऑयल जैपर तकनीक। अगर पानी को हटाना हो तो उसके लिए एक ऑयल जैपर तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। पाठशाला ऐप पर पेड कोर्सेज के अंदर आपको ये क्लासेस मिल रही हैं। यहां पर हमने एक डेमो क्लास भी पेड कोर्स में डाली है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। हम जल्दी ही आपको इस ई बुक फॉर्मेट के अंदर आपको हमारे आरएनए में पढ़ाई जा रही जो आरएनए की जो पीडीएफ है, जिसे हम आपके लिए बहुत अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं बुकलेट फॉर्म में, वो देने जा रहे हैं। करंट अफेयर वाले सेक्शन में आपको हमारी आज की जो पढ़ाई गई पीपीटी है वो यहां पर मिलती है। इसके साथ साथ डेली क्विज वाले सेक्शन में जल्दी ही आपको हमारे पुराने टेस्ट मिलने लग जाएंगे। संडे के दिन टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में आपका टेस्ट होता है जो कि हर रविवार सुबह 10 बजे होता है। ये आपको सारी चीजें यहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी के लिए यह जानकारी काम की होगी। हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा कोर्स मात्र 1999 में स्टेट पीसीएस यूपीएससी इन सबके काम का है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे से सब्जेक्ट यहां पर पूरी डिटेल में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जिसको वेरीफाइड अकाउंट मिला हुआ है, आप इसे यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर हमारे कंटेंट की पीडीएफ प्राप्त होती है। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 से लेकर के रात 8 बजे तक। आप सबसे गुजारिश है कि इन नंबर्स पर कॉल करें, लेकिन व्हाट्सएप कॉल का उपयोग ना करें। हम इस पर व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं। आप में से कुछ लोग व्हाट्सएप कॉल करने की भी कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं कॉल नहीं लग रहा है। अब आपकी सुविधा के लिए इतनी बड़ी टीम बिठा रखी है तो प्लीज कोऑपरेट करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।